मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज इस मुद्दे के साथ करेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए। आज 5वां दिन भी मुकम्मल हो गया, लेकिन 5 दिन के बावजूद भी अभी तक हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल ही नहीं हो रहा, बल्कि हतमी मरहला क्या मुकम्मल होगा, पहला फेज़ ही अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। इस पहले फेज़ में ही सियासी राब्ते जोड़ तोड़ का जो मामलात है वो ही किसी एंड तक, किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने के काबिल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द पूरे मुल्क की नजरें खास तौर पे वो इत्तेहाद जो कि हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है, नून लीग के सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उसकी नजरें थी और पीपल्स पार्टी ने आज सबके अरमानों पे, खास तौर पे नून लीग के अरमानों पे पानी फेर दिया जब उन्होंने कहा कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस तरह से PDM 2 बनने से पहले ही टूट गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या नून लीग को वोट देने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग को वजारत उज़्मा का वोट देने के बदले अपने मतलब की, अपने हिस्से की जो आसाइशें हैं वो हासिल करना चाहती है, लेकिन हुकूमत का बर्डन नहीं उठाना चाहती? ये सवाल करेंगे पीपल्स पार्टी से। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है अप्स एंड डाउन्स के बाद और अब कहती है कि हम हुकूमत साजी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो नंबर गेम है, PTI ने कहा है कि वो MWM के साथ इत्तेहाद करेगी, सेंटर में हुकूमत बनाएगी। दोनों की सीटों को मिला के 93 सीटें बनती हैं। इन 93 सीटों पे 21 सीटें मखसूस मिल सकती हैं, अकलियत की 3 मिल सकती हैं। इस तरह टोटल सीट्स 117 हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत बनाने के लिए PTI को मजीद 52 सीट्स दरकार होंगी। किससे लेगी? नून से लेगी, पीपल्स पार्टी से लेगी, क्योंकि इन्हीं के राब्ते से 52 सीटें मुकम्मल हो सकती हैं। लेकिन PTI पहले कह चुकी है कि नून या पीपल्स पार्टी से वो राब्ता नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक डिवाइड मौजूद है। नून की तरफ से, नून के अंदर से हमारे ज़राए के मुताबिक ये हल्की हल्की आवाज़ उठ रही है, बल्कि हल्की से ज़्यादा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर रखा जा रहा है और पैनामा 2 की तरस की एक साजिश हुई है, सीटें कम की गई हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी डिवीज़न है कि वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को। सो मुल्क के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी एंड PMLN से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। सबसे पहले पीपल्स पार्टी से, और जमात के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। ये पीपल्स पार्टी का जो डिसीजन है कि आप लोग वोट दे देंगे मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा का, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, यानी कि आप लोग इक़्तिदार में भी होंगे, अपोजिशन में भी होंगे, ये ज़रा कहीं कन्फ्यूजन नहीं आ जाती? मेरा ख्याल है इट माइट बी अ स्पेकुलेशन जो आप कह रही हैं, गवर्नमेंट में भी होंगे और अपोजिशन में भी होंगे। गुजारिश है कि जो रिजल्ट्स आए नेशनल असेंबली इलेक्शंस के लिए, किसी एक सियासी जमात के पास ये पोजीशन नहीं थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में ये जो पार्लिमानी निज़ाम का तसलसल है वो जारी रहना चाहिए। अगर कोई सियासी जमात इन रिजल्ट्स के साथ गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी तो फिर अल्टीमेटली फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता था। फ्रेश इलेक्शंस जो है ना उसका मुतअम्मल अभी हमारा मुल्क हो नहीं सकता, इकोनॉमी की ऐसी सूरत हाल है। और पीपल्स पार्टी ने नेशनल इंटरेस्ट ये सोचा जिसने कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा, आप ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा होंगे, राइट? जी, मेरी बात तो सुन लेना अभी मेरी। तो हमने ये फैसला किया, तो बल्कि कल जो हमारी CEC की मीटिंग थी, फैसला था कि हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पार्लेस करेगी, राइट, और फिर उनके साथ मुशावरत के साथ गवर्नमेंट बनती। तो लेकिन PTI में हमारा डिसीजन ये आया कि हम कमेटी बनाएंगे जो राब्ते करेगी,
उससे पहले ही उनके बानी ने कह दिया कि मैं पीपल्स पार्टी से हम बात ही नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं थी। हाँ। और हम तो आप चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीटीआई आपसे बात करे, या पीटीआई अगर आपसे बात करे तो क्या पीटीआई के पलड़े में वोट डाल सकते हैं? 52 सीटें उनको भी चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। देखिए, दिस इज नॉट द स्टेज। जब वो बात नहीं करना चाहते तो व्हाई शुड वी से दैट? फिर अब सर, हो सकता है आप लोगों के शिकवे के बाद पीटीआई बात कर ले आपसे। नहीं जी, जब बात का हमने मौका फराहम किया तो उन्होंने कहा जी हम बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन अब अगर पीटीआई आपको अप्रोच करती है, 52 सीटें उन्हें चाहिए ना। व्हाई नाउ? कि जब हमने एक अपॉर्चुनिटी रखी और अब हमने डिसीजन अल्टीमेटली उनके रिफ्यूजल पे किया। ठीक, जो एंड के लिए हमने डिसीजन किया, ठीक, उन्होंने रिफ्यूज किया कि हम बात नहीं करना चाहते। अच्छा, बुखारी साहब ये फरमाएं, कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है, बुखारी साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी नहीं था और इसलिए हम पीएम की रेस से बाहर निकल गए। ठीक है, राइट, बिल्कुल दुरुस्त फैसला, बिल्कुल दुरुस्त फैसला आपका। लेकिन ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी इक्तिदार में होगी या ऑपोजिशन में होगी? नहीं, चेयरमैन ने उसका जवाब तो दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपोजिशन में तो नहीं होगा। तो मतलब आप ट्रेजरी बेंचेस पे होंगे, तो फिर हुकूमत के जो फैसले, अब चेयरमैन ने जो बात की उसके बाद मुझे वजाहत की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि आप हुकूमत के सख्त मुआशी फैसलों का या बुरे फैसलों का बर्डन भी उठाएंगे? नहीं, वो भी हमने वजाहत की हुई है कि हम फ्रॉम इश्यूज टू इश्यूज वील बी विद द गवर्नमेंट। यू नो, जहाँ हमारा डिसएग्रीमेंट होगा ऑन सर्टेन इश्यूज तो हम डिसएग्रीमेंट कन्वे करेंगे। तो क्या ये कंफ्यूजन की पॉलिसी नहीं रह सकती अगले 5 साल तक? इसे कंफ्यूज्ड पॉलिसी बात कंफ्यूजन की नहीं, लेकिन आप बताएं व्हाट इज द वे आउट नाउ, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? जो रिजल्ट्स आए हैं इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया में बताए कि मुल्क जिन क्राइसिस में आज फंसा है इसका रास्ता क्या है। नए इंतखाबात हो नहीं सकते, तो पार्लिमानी निज़ाम को उसका तसलसल कायम रखने के लिए हमें ये फैसला करना पड़ा। क्या फिर भी पीपल्स पार्टी को ये टैग बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा कि आप लोग नून लीग की बी टीम बन गए हैं? वुड पीपल्स पार्टी बी ओपन एंड एक्सेप्टेबल? बात बी टीम की नहीं है, बात ये है कि इस मुल्क के आज क्या तकाजे क्या हैं। अगर आज गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तो कौन IMF का जो इश्यूज आ रहे हैं उसके साथ कौन नेगोशिएट करेगा? और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो हैं वो आपको क्या रिलीफ देगा? राइट, बिल्कुल ठीक। इसलिए उससे यू हैव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ये बहुत, और दे विल डिस्कस विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वैलिड बातें आपकी, वैलिड कंसर्न्स हैं आपके। पीपल्स पार्टी के आज के डिसीजन के रिपरकशंस आइंदा देखने में आएंगे, लेकिन ये एक स्मार्ट मूव है, एक कैलकुलेटेड मूव है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे पीटीआई ने राब्ता नहीं किया, सो पीटीआई की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पीटीआई क्या अब भी पीपल्स पार्टी से राब्ता कर सकती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो 52 सीटें कहां से पूरी करेंगे? मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। अभी हाल ही में इन्होंने लाहौर से सीट भी जीती है। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप लोग कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, 93 आपकी हैं प्लस MWM, खवातीन की मिलेंगी 21, अकलियत की 3 शामिल कर लें, टोटल हो जाती है 117। फिर भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आपको 52 सीट्स दरकार होंगी। इवन दो कि पीपल्स पार्टी ने PMLN को सपोर्ट करने का दावा किया है, लेकिन क्या PTI ये एक मुस्बत यू टर्न लेते हुए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर सकती है? देखें, अब तो टोटल कंफ्यूजन कंपाउंड कर दी है माशाल्लाह। PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में जो इनकी गुफ्तो शुनीद हो रही थी उसमें तो बिल्कुल बाज़े खुल के आ गया है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है और ना ही ये अपना बोझ उठाने के लिए कोई भी पार्टी तैयार है। इसलिए नहीं तैयार हो सकती क्योंकि अवाम ने दे हैव गिवन देयर वर्डिक्ट लाउड एंड क्लियर। द पीपल हैव स्पोकन। लोगों ने बड़ा वाज़े तौर पर फैसला जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वाज़े दे दिया है। और ये शर्मिंदगी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो विक्ट्री स्पीच करना जा रही थी
उनकी भी आपने देख लिया कि नेशनल गवर्नमेंट की कभी बात करते हैं, कभी कोलिशन की बात करते हैं। तो आज माशाल्लाह उनके अपने बड़े पार्टनर ने जिन पर वो इन्हिसार कर रहे थे, उन्होंने भी बिल्कुल उनका साथ देने के लिए इनकार कर दिया है कि हम हिस्सा हुकूमत का नहीं बनेंगे, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। तो ये इससे बड़ी क्या कंफ्यूजन हो सकती तो अब पीटीआई, इस कंफ्यूजन का फायदा भी पीटीआई को नहीं हो सकता? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपके पास नंबर्स अभी भी नहीं है हुकूमत साजी के लिए, तो ये एक बड़ा घड़मस नहीं मच गया है मुल्क के अंदर? देखें गरीदा, मैं समझता हूं कि इनको जमहूर की आवाज, इनको पल्स देखनी चाहिए। इनको जब जब भी हमारे किसी भी हुकूमत ने जमहूर की आवाज को नहीं सुना और जब जब उनके फैसले को नहीं माना, तो फिर इसी तरह कैटास्ट्रॉफिक जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब देखें ना, 60 हमारी सीटें जो हैं, इन्होंने माशाल्लाह फॉर्म 45 जो हमारे हक में हमारे पास मौजूद है, जिसमें यानी गिनती के फौरन क्लोजर ऑफ दी पोल, यानी जब भी ख़त्म हुआ है वक्त इंतखाब का, उसके बाद जब गिनती की गई है, तो पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स ने जो हमें फॉर्म 45 में काउंट का दिया है, वो हमारे हिसाब से हमारी 170 नशिस्तें बनती हैं। अब 170 से हमें तो जब फैसला आएगा अदालतों का या ट्राइब्यूनल्स का या जो भी आपकी दरखास्तें गई हैं, क्या तब तक हुकूमत साजी का अमल रोक दिया जाए? अभी तो आपके पास जो इन हैंड है आपके, वो सिर्फ 1117 है, तो क्या पीपल्स पार्टी से पीटीआई राब्ता कर सकती है हुकूमत फॉर्मेशन के लिए? देखें, हमारा दो पार्टियों से बिल्कुल इतना कोई इरादा भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, जो दो बड़ी पार्टियां हैं। सो इसलिए ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसलिए अभी क्या तक तो हमारा हुकूमत नहीं स्टांस बना ये सकते था फिर पीटीआई कि वाले, अभी तक तो नहीं बना सकते, राइट? नहीं, क्यों नहीं बना सकते? अगर ये देखें, ये जमहूर को माने, ये हमारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 46 ये सिंक्रोनाइज करें। अगर 45 और 47 सिंक्रोनाइज करते हैं, तो आज हम 170 और 170 पे जब हमें विमेन और माइनॉरिटीज मिलते हैं, तो हम 200 का क्रॉस करते हैं। सो इसलिए हम बाकी तमाम पार्टियों से बशमूल इनके अलावा, लेकिन जब तक फैसला आएगा ट्राइब्यूनल्स का वगैरह वगैरह, तब तक के लिए हुकूमत साजी का अमल रोका तो नहीं जा सकता ना, मुल्क को जितने गंभीर मसाइल का सामना है। चले गरीदा, ये शौक भी पूरा कर ले। इन्होंने 20 महीने से तो कौम को अजाब में डाल रखा है ना, ये भी शौक पूरा कर ले। अगर ये अवाम की पल्स और रूह के और उनके फैसलों के खिलाफ करते हैं, तो आप जरा उसका गैज़ और गज़ब देखें। खोसा साहब, अभी अगर नहीं बनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मफरूजे की बुनियाद पे बात कर लेते हैं, नून की बन जाती है या बाकी इत्तेहादियों की बन जाती है, IMF के पास जाना पड़ता है। IMF के पास जाने के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या नहीं भी पड़ती, तो भी क्या पीटीआई IMF के मुआहदे को सपोर्ट करेगी किसी भी हुकूमत के? देखिए, पहले तो इन्होंने 20 माह में जो 3 नस्लें हमारी गिरवी रख दी हैं, और आज जो बच्चा बगैर सांस लिए पैदा हो रहा है, सांस लेता है, उसको भी 3 लाख के तहत मकरूज कर दिया है। मुझे बताएं, पाकिस्तान को भिखारी बना के रख दिया है। एक गैरतमंद जो है कौम को इस अंदाज से जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया है। तो हम फैसले सोच के करेंगे। ये तो नहीं है कि ये जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान को ये डबोते चले जाएं, हम इनका साथ देंगे। हम क्यों कर इनका साथ देंगे? सो इसलिए हम मेरिट पर हर फैसला करेंगे। और अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये मैं मुआहदे का देखें, जिस तरह से इन्होंने फैसले की, जो इन्होंने शराइत ली हैं हमारे ऊपर, कौम पर और मुल्क पर और हमारे इदारों पर और हमारे सारे पर्स हमारा जो है, इन्होंने जिस तरह से सांसें हमारी छीन ली हैं, तो हम इस अंदाज से तो इनका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। और हम यकीनन मेरिट पर हर फैसला करेंगे जो हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा, हम वो फैसला करेंगे। रियासत की बात कर रहे हैं, के लिए नहीं। आप रियासत की बात कर रहे हैं। सो एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर नामजद हो गए हैं, जो कि 9 मई के सानहे में मुलव्विस पाए गए हैं। उन पे इल्ज़ामात हैं, उन पे FIR दर्ज हैं, दाजल चेक पोस्ट पे हमले का। तो क्या ये तसव्वुर किया जाए, बात यही हो रही है मीडिया के हलकों में और बाकी हलकों में भी, कि जो KP के CM की चॉइस है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गवर्नेंस के हवाले से नहीं है, वो हेड्स ऑन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से है? नहीं, देखें गरीदा, हमने तो कहा है अपने मंशूर में भी
कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए। ये 9 मई के ऑर्केस्ट्रेटेड है हमारी नजर में, ये सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को जो है ये तितर बितर करने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा है। सो खुदारा हम तो चाहते हैं, हम अपने इदारों को मजबूत चाहते हैं, ये फौज हमारी है, हम फौज को मजबूत और देखना चाहते हैं, हम फौज को उनका वही किरदार चाहते हैं जो आईन के अंदर मुतय्यन है। सीएम केपी ये की बॉर्डर चॉइस का से मुहाफिज है। एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना मकसूद तो नहीं है ना? यह है नहीं, देखें हमने मेरिट पर लिया है, इससे ज्यादा कौन वफादार हो सकता है गंडापुर से ज्यादा। और माशाल्लाह उसका मैंडेट तो देखें, उसने मैंडेट केपी का किस अंदाज से लिया है। हम लोगों की ख्वाहिशात के बिल्कुल मुताबिक फैसला किया है और लोगों की ख्वाहिशात यही थी, और हमारा इससे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो इसलिए हमने मेरिट पे किया है। लतीफ खान खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ते हैं। अस्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पीपल्स पार्टी ने जो एक तुर्क का पत्ता खेला है और आप लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम आपको वोट तो देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे आपके साथ। मुस्लिम लीग नून के अंदर थरथल्ली तो मच गई है, एक चीज। दूसरा, आपकी तरफ से, नून लीग की तरफ से वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? बहुत शुक्रिया गरीदा। जहां तक थरथल्ली की बात है तो थरथल्ली नून लीग में क्या होगी, ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान का वजीर आजम चुनना है और उस वजीर आजम ने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। जो इतने बड़े चैलेंजेस है इस वक्त पाकिस्तान को, खास तौर पर आम आदमी की जो हालत है, जो मुआशी सूरत हाल है, अभी दोबारा जो है वो डिफॉल्ट के खतरे की बात की जा रही है। और इन तमाम क्राइसिस के अंदर जो है वो हर पार्टी जो है वो शौकिया अदाकार बनना चाहते हैं और पाकिस्तान के क्राइसिस को जो है वो ओन नहीं करना चाहते। तो ये पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि जिन्होंने वोट तो डाल दिया, चले किसी ने नाक के कोके की वजह से डाल दिया, किसी ने किसी टिकटॉक की पोस्ट की वजह से डाल दिया, जो भी डाल दिया। अभी आप वो गंडापुर का पूछ रहे थे, मुझे उसको शहजाद अकबर साहब जो है उन्होंने खुद ट्वीट करके बता दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई रीजनेबल टाइम होता तो हम किसी पढ़े लिखे प्रोफेसर को लगाते, हमें इस वक्त इस जैसे बदमाश की जरूरत है। तो वो जो अभी आपने सवाल पूछ रही थी आप, वो दुरुस्त है। इमरान खान ने अभी तक ना माजी से कुछ सीखा है, ना उनकी जमात ने सीखा, और अफसोस ये है कि उनके वोटर ने भी कुछ नहीं सीखा। उनका वोटर जो है उसको पता चल रहा है कि ये जो जिस तरह का मैंडेट, स्प्लिट मैंडेट मिला है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को कहाँ ले जा सकता है। अगर हम भी हाथ खड़े कर दें और हम कहें कि जी ठीक है जी, हम भी पाकिस्तान के मसाइल से हमारा भी लेना देना नहीं है, फिर क्या होगा? फिर व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान का हाल क्या होगा, ये किसी ने सोचा? लेकिन नून लीग के अंदर भी बहुत, नून लीग के अंदर भी डिवीजन है, तकसीम है। मैंने आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल तो नहीं किया, मैंने तो नून के अंदर का सवाल किया है। नून में अपेरेंटली जो खबरें आ रही हैं, डिवीजन है कि वजीर आजम कौन होगा, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। पता नहीं आपको किसने कह दिया है। हम बिल्कुल कैटेगोरिक हैं। आज बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इरादा भी किया कि हमारे कैंडिडेट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। और नवाज शरीफ के अलावा कोई काबिल कबूल नहीं है मुस्लिम लीग नून को अपने अंदर से उम्मीदवार के तौर पे बतौर वजीर आजम। देखिए, काबिल कबूल की बात ही नहीं हो रही है खरीदा, आप अजीब बात कर रही हैं। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट पड़ता है। उनको मियां नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो हमारा मंशूर होता है, जो उनकी वजह से जो है हमें वोट मिलता है। और लोग भी उन्हीं से आस और उम्मीद रख रहे हैं कि 3 दफा पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया था, पहले भी वो महंगाई को कम करके आए थे, उन्होंने गुर्बत को कम किया था। इस पे आपका जवाब अस्मा बुखारी साहिबा, इस पे आपका जवाब मैं तफसील से लेती हूँ। अलाउ मी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं क्योंकि खबरें ये हैं कि PMLN के अंदर डिवीजन वज़ारत उज़्मा के नाम पे अभी भी बरकरार है। मजीद जवाब लेंगे अस्मा साहिबा का आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा अस्मा बुखारी साहिबा से। अस्मा साहिबा, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से, हम तक भी पहुंचती रहती हैं, आप उनको ऑन एयर ना अगर आप उनको वैलिडेट कर सकें, बट खबरें यही आ रही हैं कि नून लीग के अंदर ये सोच डेवलप हो चुकी है कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से बाहर रखने के लिए कोई पैनामा 2 है जिसके तहत सीटें उनकी कम कर दी गई हैं और अब नवाज शरीफ उसके लिए फाइट करेंगे पैनामा 2 के हवाले से भी। जबकि दूसरा एक हल्का है, दूसरा एक ग्रुप है जो कि शहबाज शरीफ को चाहता है वज़ीर आज़म बनवाना। नहीं, ऐसा कोई हल्का हो ही नहीं सकता मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब को ना चाहता हो। मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से अल्टीमेट फैसला करने का इख्तियार भी उनके पास है
और वो किंग मेकर है गरीदा। उनको खुद किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है और उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है, उनके उन तमाम पॉलिसीज की और इस्लाहात की जरूरत है जिसपे उन्होंने पहले भी काम करके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला था। और यकीनन इसका फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदर प्राइम मिनिस्टर का फैसला कतई तौर पर सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे और इसके ऊपर ना कोई ग्रुप है, ना कोई सोच है, ना हो सकती है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो चलती रहती है मार्केट के अंदर। अब जैसे आपने इस हवाले से जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं बहुत सारे तहफुजात हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो मैंने एक हॉस्टाइल बिहेवियर जो है वो देखा है, इंतजामिया का भी, पुलिस का भी। मुझे तो वो लोग चाहिए जो कहते थे कि नवाज शरीफ लाडला है और उसके लिए स्टेज सजाया गया है, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है और ये सिर्फ उसको लाने के लिए हो रहा है। और इन रिटर्न जो है वो हमने ये देखा कि जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का, उनके गुंडों का कब्जा था और बाकायदा तौर पर इंतजामिया उनके साथ हमने मिली हुई खुद देखी है। मैंने तो चूंकि अपने मियाँ का इलेक्शन लड़ा है और मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया है। सो इसलिए, लेकिन उसके बावजूद अब इस वक्त जरूरत इस अमर की है गरीदा के पाकिस्तान के सिस्टम को बचाया जाए, पाकिस्तान के निजाम को आगे चलाया जाए। यही अज़मा साहिबा, यही बात करते हुए कि सिस्टम को बचा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने आपको प्रीमियरशिप के लिए वोट देने के लिए एग्री कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने आपको धक्का दे दिया, बीच मंझदार में आपको छोड़ के चले गए हैं। कैसे आप लोग इससे कोप अप कैसे करेंगे? बिकॉज आपके वोट के बदले हो सकता है कि वो सदर का ओहदा भी ले लें, स्पीकर कौमी असम्बली भी ले लें, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ले लें, बलूचिस्तान की सीएम शिप भी ले लें, कुछ और ओहदे भी ले लें, लेकिन आपके साथ बर्डन में शामिल नहीं होंगे हुकूमत के। जी जाहिर है जी, वो नजर आ रहा था। हर पार्टी अपनी अपनी जो है वो उसके मुताबिक फैसला करती है। अवाम देख रही है इस वक्त के किसको पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का इंटरेस्ट है और किसको जो है वो सिर्फ ओहदे हासिल करने हैं। सो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस मुल्क को पहले भी डिलीवर किया है, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था, इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया था, इस मुल्क को जो है एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे और हम इस मुल्क में मेहमान अदाकार नहीं हो सकते। इस मुल्क के आम आदमी की प्रॉब्लम, गरीब आदमी की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है और अगर हम भी साइड पे हो जाए तो निजाम गिर जाएगा गरीदा। और हमारे लिए भी बड़ा आसान है, हम भी कहेंगे जी देखें हम बैठे हैं, जाए जो मर्जी कर लें। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को हम सबको मिलके जो है वो समेटना होगा और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। ये आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो जिक्र कर रही हैं, आपसे पहले अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि IMF का मुआहदा अगर नून की हुकूमत बनती है तो क्या सपोर्ट करेंगे? उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, हम मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के अल्ले तलल्ले को, इनके हुकूमती अयाशियों को नहीं सपोर्ट करेंगे। तो IMF मुआहदे के लिए अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट नहीं मिलती, कैसे ठीक करेंगे आप लोग मईशत को? बड़े मसले में फंस गए हैं आप लोग। नहीं, यही तो बात है। क्या लतीफ खोसा साहब जो है वो चले किसी ना किसी तरह इलेक्ट हो ही गए हैं, ये मुल्क उनका नहीं है? क्या उनको आम आदमी की प्रॉब्लम से तरीके इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है? आप उनका एलामिया पढ़िए आज का, उनको कतई तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है वो गंडापुर को वो 9 मई के जो मेन कल्प्रिट है उसको नॉमिनेट करके वो लड़ाई का जो है वो आपको बता रहे हैं, उनका अपना माइंडसेट बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को दोबारा श्रीलंका बनाने का जो उनका जो एक प्लान अधूरा रह गया था वो उसको पूरा करना चाहते हैं। ये तो है ही मुल्क को आग लगाने के लिए, ये तो है ही मुल्क में फितना फसाद वो करने के लिए, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा। अभी प्रॉब्लम ये हो गया है, अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि विफाक में हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नून की, खैबर पख्तूनख्वा में है इमरान खान की। सो वहां पे अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स जो कि बड़ा स्ट्रांग है, मतलब किस हवाले से वो आपको पता है कि उनका एक उनकी स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और वो बड़े गर्मजोश अंदाज के लिए मशहूर भी हैं। सो ये कैसे आप लोग, ये वर्किंग रिलेशनशिप कैसे आप लोग बना पाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के साथ? फ्रैंकली स्पीकिंग गरीदा, मुझे जाती तौर पर मुझे परेशानी है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी हमारे अपने लोग हैं और वो बार बार पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार है जो वो PTI को वोट देते हैं। बहरहाल मैंने एक खबर भी देखी, अल्लाह जाने वो दुरुस्त है या नहीं, कि KPK के अंदर जो है वो तहकीकात हो रही है कि ये जो मैंडेट है ये कैसे आया। अभी बहुत सारी वीडियोस देख रही होंगी आप भी सोशल मीडिया पे, KPK के बकायदा वो पूरी जो है कॉपीज वो कूड़े में पड़ी हुई है, बैलेट पेपर
पेपर्स वहां से निकल रहे हैं, ठीक। तो ये तो अपने तौर पर वो है, लेकिन फिर भी केपीके के लोग जो है उनको अगर ये फितना फसाद और इसको उन्होंने वोट दिया है, अगर उनको अभी भी वो डोली वाला आपको वाकया याद है ना, जिसके ऊपर डोली पे लटकते रहे थे लोग और फिर बाद में पाक फौज के लोगों ने जाकर उनको रेस्क्यू किया था, अभी भी जो है वो बच्चों को दरिया पार करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो डोलियों के साथ लटक लटक कर और वो जो है वो ठीक। तारों के साथ लटक ठीक। लटक कर अपना वो रास्ता पार करते हैं। उसके बावजूद ठीक। अगर उनको गंडापुर जैसा सीएम चाहिए तो उनके मुकद्दर ठीक। है, हम क्या कह सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा बुखारी साहिबा प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इश्यूज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातों को ही एक दूसरे से शिकायत नहीं थी। इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातों को ही एक दूसरे से शिकायत नहीं थी, बल्कि सियासी जमातों के अपने अंदर भी शदीद इख्तलाफात नुमायाँ हुए। इसी में से एक मुस्लिम लीग नून की बहुत एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है और बड़ी अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल है। दानियाल अजीज़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, साबिका कहा जाए या हालिया कहा जाए, ये आगे चल के हम सवाल करेंगे, बात करेंगे, लेकिन बहुत कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, ना सिर्फ उस वक्त जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी बल्कि उसके बाद भी नाअहली भी बर्दाश्त की, एक बैकलैश बर्दाश्त किया अवाम का, दीगर इदारों का, लेकिन उसके बावजूद नून लीग के साथ डट के खड़े हुए। लेकिन जब इलेक्शन 2024 का मामला आया सो यहाँ से इख्तलाफात मज़ीद गहरे होना शुरू हो गए। इख्तलाफात इतने बढ़े कि नून लीग ने दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं दिया, हत्ता के इलेक्शन वाले दिन दानियाल अजीज़ को उठा भी लिया गया और मुबैना तौर पे उन्हें और उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब जबकि नून लीग हुकूमत साजी की तरफ जारी है तो अपने इस तरह के वर्कर्स, इस तरह के लीडर्स के बारे में क्या इंट्रोस्पेक्शन करेगी, क्या अपने गिरबान में झांकेगी? मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, उन्हीं से ये सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, ना सिर्फ जबकि नून लीग हुकूमत में थी बल्कि उसके हुकूमत से जाने के बाद तो और भी आपने बर्दाश्त किया। एक्सीडेंट आपका हुआ अनफॉर्चुनेट, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी, लेकिन उसके बाद जो अपनों ने आपके साथ किया, दिल तो आपका दुखता होगा। नून लीग का अब आप हिस्सा हैं, आपको कहा जा सकता है नून का रहनुमा, नून के साथ मौजूद या नहीं? जी, मुझे तो फ्रैंकली ये है कि जो कुछ मेरे साथ पार्टी ने कर दिया है और किस कदर मैंने मुख्तलिफ जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया है, ये तो मामूली बातें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर इंक्वायरियां क्या हुई, मेरे कारोबारों के ऊपर और चीज़ें सारी, वो सब मैंने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। और मेरी एक ही अपनी पार्टी, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनसे इल्तिजा थी कि खुदारा आप महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कुछ बयानियां बनाएं, और बजाय कि वो बयानियां बनाया जाए उन्होंने उल्टा मेरा ही जो है मुंह पे हाथ रख दिया और फाइनली फिर मुझे शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस में मुझे ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि उसमें उन्होंने एक बात लिख दी जो मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल बड़ी तकलीफ दे है कि आपने हकायक पे मुबनी बात नहीं की। इसमें फिर मैंने 5-7 सफ़े का जवाब लिखा और उनको बताया कि किस तरह से ये एहसन इकबाल साहब ने तबाही मचाई और किस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो मेरे ख्याल में उस वक्त वो पार्टी ने जब ये जायजा लिया इस सारी बात का, बहुत सारी चीज़ों का शायद उनको मालूम भी नहीं था, तो उन्होंने भी अपना सर पकड़ लिया, लेकिन ये तैश में आ गए। बहरहाल वो मामला तो गुजर गया। जो इलेक्शन में हुआ वो तो उन्होंने एक पर्सनल ज्यादती की मेरे साथ, क्योंकि ये सारा कुछ जो है पूरा प्री प्लान्ड तरीके से जो है ना सिर्फ इलेक्शन रिग किया बल्कि मेरी फैमिली को जो है ना गिरफ्तार कर लिया, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वो 21 साल बच्चा है, स्कूल में वो कॉलेज में पढ़ रहा है। तो मेरे जो साथी हैं सारे, किसी का जो पेट्रोल पंप सील कर दिया, जो शादी करते जिनके वो सील कर दिए, जो स्कूल थे प्राइवेट जिनके उनको नोटिस भिजवा दिया, फाइन्स किए हैं, और जिन लोगों के मसलन अस्पताल थे प्राइवेट उनको भी जो मेरे नोटेबल्स हैं उनको थाने लाकर बिठा दिया और संगीन मतलब धमकियां दी। और इस तरह से मतलब जो प्रिजाइडिंग थे उनको भी रिटर्निंग अफसर तब्दील कर दिया आखिरी दिन में। और दिन रात पुलिस की कैंपेन चली, दीवारें फैलान के रात के 3-3 बजे मेरे सपोर्टरों के दरवाजे तोड़े गए। उनके महंगा सामान जो था, फ्रिज या टीवी जो मिल जाता था उसको ये तबाह कर देते थे, और जो मिलता था वहां पर उसको उठा के ले आते थे। यानी पूरी एक कैंपेन चलाई गई है। फिर जाली मुकदमे बनाए गए मेरे ऊपर और मैंने जाके फिर बेल करवाई, वो भी 4-5 दिन कैंपेन में से जाया हो गए। मतलब एक पूरी तबाही मचाई। और फिर आखिरकार जब फिर भी मैं नहीं हार सका इनसे, सारे के बावजूद, फिर उन्होंने रिजल्ट भी तब्दील किया। और अभी पिछले वीकेंड से वहां पर 4:30 बजे तक सुबह के वो बैठे हुए हैं
और मतलब वो थैले खोल के जो रिजल्ट उन्होंने दिया है कि उसका पेपर का बैकअप जो है वो उसको टैली करने के लिए, तो इस किस्म का संगीन जो है ना एक दहशतगर्द किस्म के किरदार अदा किया है हमारी इंतजामिया ने, और इस डे एंड एज में 2024 हो गया, इंतहाई अफसोसनाक बात है। दानियाल साहब, अभी आप सवाल मेरा वही बरकरार है कि आप नून के साथ मौजूद हैं या नहीं हैं? छोड़ दिया पार्टी आपने या अभी भी आप खुद को पार्टी के साथ बरकरार समझते हैं? जो पार्टी छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, सच्ची बात है, मैंने तो अभी चेक भी नहीं किया, मैं तो अभी गांव में ही हूँ, लेकिन इसके बाद रह क्या जाता है जी, मेरा मतलब है कि वो तो अनहोनी बात है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ हलकों के आपके ऊपर एतराज़ात या इल्ज़ामात ये भी थे कि आप टिकट लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में थे, इसमें कितनी हकीकत है? ये सबसे बड़ा घिनौना मजाक है जी। जब असल में अपनी काली करतूतों की वजह से एहसन इकबाल के पास कोई दलील नहीं थी, तो पहले वो कहते रहे कि मैं पीपल्स पार्टी की जुबान बोल रहा हूँ और उसमें जाना चाह रहा हूँ। जब वो बात नहीं उनकी चली तो फिर उन्होंने कह दिया कि ये पीटीआई की टिकट लेना चाह रहा था। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, ना मैं पीटीआई में कभी गया हूँ, ना किसी से बात की है। क्या आप पीटीआई ज्वाइन करना चाहेंगे या करेंगे, कर सकते हैं मुस्तकबिल में? नहीं जी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जब हर जाने का नोटिस देने का एहसन इकबाल साहब को कहा, फिर उन्होंने दोबारा ये बात नहीं की। अच्छा, ठीक है। अभी मामला जो है वो ये दरपेश है मुस्लिम लीग नून को कि उनके अंदर से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। अभी जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट कर दिया है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पे, तो आपने ज़ाहिर नून के साथ बड़ा करीबी अरसा गुजारा है, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या मजबूरी होगी? नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आए भी, केसेस भी ख़त्म करवाए, अपेरेंटली वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, इलेक्शन कैंपेन सारा उनके नाम पे चली, वोट सारा उनके नाम पे मांगा और आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो जाएं। ये क्या हुआ होगा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम है जी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये चाहे ये जो गवर्नमेंट है, ये तीनों इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल को भी बिठा लें कि जी ये तीनों को प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तान के मसले हल नहीं होने इनसे। उसकी वजह ये है इनके पास प्लान कोई नहीं है। और मुझे इंतहाई तशवीश है इस बात की कि बजाय ये बताएं कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल है, इनका हल क्या है, ये उल्टा जो है ये रोड़ी बांटने वाली सियासत में फिर चलते चले जा रहे हैं। यानी अगर आप इनके मंशूर पढ़ें, वो भी इंतहाई मेरे ख्याल से एक सादगी का जुर्म उन्होंने किया है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ही बारीक हैं, बहुत ही पतले हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है अब गलती की। दानियाल साहब, अगर आप समझते हैं कि ना पीपल्स पार्टी, ना नून, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीन बड़ी सियासी जमातें हैं ना, अगर आप समझते हैं इन तीनों में से किसी के पास हल नहीं है, फिर हल किसके पास है? ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब ऐसे नाजुक मोड़ आए हैं, मैंने पाकिस्तान में नया पुलिस ऑर्डर बनाया था 2002 का, और उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो ऑडिट का सिस्टम है पाकिस्तान पूरे का, वो नया बनाया। उसके बाद जो मालियाती निज़ाम है वो नया बनाया, जो टैक्सेशन निज़ाम है वो सारा रिफॉर्म किया। तो इन जमातों में जो अनफॉर्चुनेटली इनको चलाने के लिए जो लोग इन्होंने दर हकीकत रखे हैं, वो सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। यानी किसी के पास सईद मेहदी है, किसी के पास सलमान फरूकी है, किसी के पास चीमा है। तो सियासियों को पास तो ना ये टेक्नोलॉजिकल बैकस्टॉपिंग है, ना ही वो प्रोफेशनल्स हैं, ना ही इकोनॉमिस्ट हैं। तो इसमें किसी के पास ये सारी चीजें, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की तरफ निशानदेही कर रहे हैं क्विकली, बिकॉज़ आई हैव फ्यू सेकंड्स। नहीं, जरा भी नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत में वो लोगों ने पाकिस्तान का हल निकालना है जिनको पाकिस्तान के मसले का समझ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।